तो बच्चों क्लास 12th में हम लोग डिस्कस कर रहे थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर, ठीक है। और उसमें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ टॉपिक पे आ गए थे और उसमें मैंने बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग कौन कौन सा रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। एक था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर था बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, थर्ड था रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। तो उसमें मैंने लास्ट क्लास में ये कहा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को जानेंगे और उसमें हम लोग बात कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमर्स की। उसमें हम लोगों ने बात की थी कि कैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब किसी सब्सटेंस के मिक्सचर से पास होता है तो वो उसको या तो नहीं डेविएट करेगा या तो कर देगा। अगर नहीं करेगा तो हम उस कंपाउंड को बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, और अगर वो राइट या लेफ्ट टर्न कर देता है तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। और उसमें हम लोगों ने बात की थी कि अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट यानी कि पीपीएल राइट की तरफ टर्न होता है तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहलाता है वो कंपाउंड, और अगर लेफ्ट की तरफ टर्न होता है तो लेवोरोटेटरी कहलाता है, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हम लोग बात कर चुके थे। तो यहाँ पे हम लोग एक और टर्म अभी पहले जान लें, रेसिमिक मिक्सचर। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग ने ये भी बात की थी कायरल कार्बन क्या होता है ना, एनेंटियोमर्स क्या होता है, ये सब बात हो चुकी है हमारी। तो रेसिमिक मिक्सचर पे ज़रा सा बात कर लें। रेसिमिक मिक्सचर जैसे कि सपोज करते हैं कि किसी कंटेनर में मैंने ए और बी दो सब्सटेंस लिया, ठीक है। ए जो सब्सटेंस है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, स्मॉल डी हाइफन का मतलब क्या हुआ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक। बी जो है वो लेवो रोटेटरी कंपाउंड है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ए मिक्सचर जब सिर्फ लिया, ए का जब सॉल्यूशन लिया जाएगा तो उससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करवाने पे वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट की तरफ टर्न कर जाएगा, इसलिए ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। बी का जब सॉल्यूशन बनाएंगे उससे जब हम पीपीएल को पास करवाएंगे या मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास करवाएंगे तो वो क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ टर्न कर देगा, ठीक है। तो डेक्स्ट्रो और लेवो यही मतलब हुआ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर में इस दोनों कंपाउंड को अलग अलग डाल के मिक्सचर बना लिए और सपोज करते हैं कि इसका जितना अमाउंट है उतना ही अमाउंट बी का भी मैंने लिया, मतलब इक्वल अमाउंट, यानी कि कह सकते हैं 50%, आधा आधा दोनों लिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, अब इस मिक्सचर से जब इस पूरे मिक्सचर से दोनों के कॉम्बिनेशन से जब इससे हम लोग पास करेंगे किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है, किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब हम इससे पास करवाएंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जितना उस पीपीएल को राइट की तरफ टर्न करेगा ये वाला पार्ट उतना ही उसको लेफ़्ट की ओर टर्न करेगा, ठीक है, उतना ही उसको लेफ़्ट की ओर टर्न कर देगा, है ना। तो इसलिए अल्टीमेटली फिर क्या होगा, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये ऐसे ही रह जाएगा। मान लेते हैं कि अगर इसके चलते 30 डिग्री राइट टर्न हुआ और इसके चलते 30 डिग्री लेफ़्ट टर्न हुआ तो बात तो बराबर हो जाएगी, फिर वो तो वैसे ही रहेगा। तो ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर ये क्या कहलाएगा, ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, ऐसे ही मिक्सचर को कहते हैं। और ये जो मिक्सचर है ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि पीपीएल जैसे था वैसे ही रहेगा, डेविएट नहीं हुआ किसी भी तरफ से, ठीक है। तो ये जो है वो है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और ये जो फेनोमेना हुआ जिसके चलते पीपीएल जो है ना इधर टर्न हुआ ना इधर टर्न हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर क्या हुआ ये हम लोग समझ पाए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ क्यों ये हम लोग समझ पाए, रेसमाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बात करते हैं। और एक्चुअली यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक कॉम्बिनेशन लिया गया है दो चीज़ों का, जिसमें एक पार्ट, एक हिस्सा अगर सपोज करते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है पीपीएल को मान लेते हैं, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, यानी एक इधर तो एक इधर, इसलिए इफेक्ट क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है।
एक जितना इधर, दूसरा वाला पार्ट उतना ही इधर कर रहा है रोटेट उसको। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल, ये जो फेनोमेना भी है इसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन, एक्सटर्नल कंपेंसेशन। ठीक है, तो इन सारे वर्ड्स का हम लोग मतलब समझ चुके हैं। एक्सटर्नल कंपेंसेशन क्या हुआ, दो अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, और इसी रीज़न से जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो ना तो राइट की ओर जा रहा है ना तो लेफ्ट की ओर जा रहा है। ओके, अगर इस कंटेनर में हमने ए और बी लिया है और ये डेक्स्ट्रो है, ये लेवो है, और सपोज करते हैं कि इसका 70% लिया गया और इसका 30% लिया गया। ठीक है, तो क्या होगा, इस मिक्सचर से जब हम पीपीएल को पास करवाएंगे, ऐसे पीपीएल को जब हम पास करवाएंगे तो क्या होगा, राइट की तरफ ज़्यादा एंगल टर्न होगा और लेफ्ट, ये जो है वो लेफ्ट की तरफ करेगा मगर कम करेगा। सपोज़ अगर ये ए जो है 70 डिग्री टर्न कर रहा है तो ये 30 डिग्री टर्न करेगा, तो अल्टीमेटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो 40 डिग्री राइट की तरफ टर्न किया। तो कहने का मतलब ये जो मिक्सचर है वो रेसिमिक मिक्सचर नहीं कहलाएगा कंप्लीटली, क्योंकि एक दूसरे को इफेक्ट को कुछ तो कैंसिल कर रहा है, पूरी तरह नहीं कर रहा बट कुछ तो कर रहा है। यहाँ पे पूरी तरह कैंसिल हो रहा था इसलिए रेसिमिक मिक्सचर, यहाँ पे पार्शियली कैंसिल हो रहा है इफेक्ट, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, और ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के जो मिक्सचर हैं उनको हम पार्शियली रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकली एक्टिव में ये कैसा होगा, ऑब्वियस है राइट की तरफ ज़्यादा टर्न होगा, तो ये आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। उल्टा अगर हम लोग मान लेते कर ले कि ए जो है वो 40% है सपोज़ और ये डेक्स्ट्रो है, बी जो है वो लेवो है और इसका मैंने लिया 60%, तो ऑब्वियस है पार्शियल कैंसिल हो रहा है कुछ, तो इसलिए इसको भी हम लोग पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर कह सकते हैं। और ये जो है ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ज़्यादा इफेक्ट इसका है, इसलिए ये क्या होगा, लेवो रोटेटरी होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं ये बात को कि किस मिक्सचर को हम लोग लेवो रोटेटरी कहेंगे, किसको डेक्स्ट्रो कहेंगे, पार्शियल रेसिमिक मिक्सचर क्या हुआ, एक्सटर्नल कंपेंसेशन, रेसिमाइजेशन, रेसिमिक मिक्सचर, ये सब वर्ड्स हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग जरा सा बात करेंगे, इसमें एसएन रिएक्शंस पे आएंगे डायरेक्ट। ठीक है, कुछ टर्म्स जानना यहाँ पे ज़रूरी था, वो हम लोग ने बात ऑलरेडी कर ली है, कुछ पिछले क्लासेस में और कुछ इस क्लास में। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में रिएक्शंस को पढ़ेंगे। उसमें एक जो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसएन रिएक्शन। ये हम लोग ने पढ़ा भी था लास्ट क्लास में। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसएन रिएक्शन ये बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ध्यान होगा क्लास 11th का एक दो टर्म है यहाँ पे, जैसे न्यूक्लियोफिलिक वर्ड आया है न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये क्लास 11th में पढ़ना था। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, इसलिए उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं। तो न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव चार्ज और फिलिक मतलब होता है लविंग, चाहने वाला, अट्रैक्ट करने वाला।
यानी ऐसा कोई भी केमिकल स्पीशीज़, एटम हो सकता है, केमिकल स्पीशीज़ में सब आ जाते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, सब, ठीक है। तो कोई भी केमिकल स्पीशीज़ जो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे, पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करे, है ना, उस तरह की चीज़ों को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल उसका उल्टा होता है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोफिलिक। और न्यूक्लियोफिलिक क्या हो गया, जो न्यूक्लियस को चाहेगा, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज को चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, है ना। और पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करता है, ये हम लोग जानते हैं, नेगेटिव चार्ज। या तो किसी चीज़ पर नेगेटिव चार्ज हो, या फिर अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तब भी वो सब्सटेंस न्यूक्लियोफाइल है ना, क्योंकि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। या फिर अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नेगेटिव चार्ज है, तो भी वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, है ना। तो दोनों ही केसेस में वो न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल को पहचानने का यही तरीका भी होता है, या तो कोई भी चीज़ दिया हुआ है उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम कह सकते हैं कि वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और दूसरा, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी दिमाग में रख सकते हैं, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में समझ लेंगे कि हाँ ये बॉन्ड बन रहा है तो इतना बॉन्ड पेयर होगा, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो उसका लोन पेयर होगा, है ना। तो अगर किसी चीज़ पर, किसी एटम पे या कोई भी केमिकल स्पीसीज के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो भी वो न्यूक्लियोफाइल है, और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो भी वो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे Cl माइनस, Br माइनस, कोई भी इस तरह का माइनस, O2 माइनस, जिस चीज़ पे भी माइनस है, OH माइनस, वो सब न्यूक्लियोफाइल है। दूसरी बात, वाटर H2O जो हम लिखते हैं तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है 2, अमोनिया लिखते हैं NH3, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है ना, तो वो भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। समझ रहे बात को। तो इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये ध्यान में रखना है, ये बेसिक्स है जो क्लास 11th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम लोग अब यहाँ पे दूसरा वर्ड पे आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, याद होगा 11th में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ना था, है ना, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, उसमें एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, इस तरह के और भी रिएक्शंस थे, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया भी है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन को अगर मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूँ तो क्या मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन का। जैसे सपोज़ मैं एक बात करूँ, जैसे ये मार्कर है मेरे पास, ठीक है, और क्या हुआ कि मान लेते हैं ये 2 रिएक्टेंट स्पीशीज़ है, 2 चीज़ रिएक्ट करने जा रहा है, ठीक है। तो होगा क्या कि अब जैसे ये है, ये मान लेते हैं कोई न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, कोई न्यूक्लियोफाइल है और ये कोई केमिकल स्पीशीज़ है। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसको हटा देगा यहाँ से, ये इसका एक पार्ट, कोई पार्ट को हटा दिया और खुद यहाँ पे जा कर के लग गया, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये क्या था, न्यूक्लियोफाइल था। तो कहने का मतलब, अगर सपोज़ ये ऐसे कोई रिएक्टिंग स्पीसीज़ है और ये न्यूक्लियोफाइल आया और इसके साथ जस्ट ऐसे लग गया, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, क्योंकि ये आया और जस्ट ऐड हो गया। मगर अब अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल आया, किसी चीज़ को हटाया यहाँ से, रिप्लेस किया और ख़ुद वहाँ पे आकर के लग गया, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हम लोग इसी तरह के रिएक्शंस को अभी डिस्कस भी करने जा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो समझने से पहले हम लोग 2 वर्ड क्लियर हो चुके हैं, एक है न्यूक्लियोफाइल और एक है सब्स्टिट्यूशन। आई होप कि दोनों का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। तो पहले कुछ एग्जाम्पल्स पे आ जाए। जैसे देखिए, अगर हम लोगों को एक जनरल तरीके में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करना है, और याद रखेंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स के लिए, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स को यहाँ पे लिख देंगे, RX से डिनोट करते हैं हम लोग हेलो एल्केन्स को। कोई न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसको जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, Nu-, दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल। ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और ये हेलो एल्केन हो गया। तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल इसके पास जाएगा, इसको यहाँ से हटाएगा और ख़ुद यहाँ पे आके लग जाएगा। तो जब खुद वहाँ पे लग जाएगा तो R के साथ Nu यानी न्यूक्लियोफाइल लग गया और X- बाहर हो गया। ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है और ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है।
ये जो न्यूक्लियोफाइल जो जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये क्या है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। और ये जो बाहर निकल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लीविंग, बाहर निकलने वाला, लीविंग न्यूक्लियोफाइल। तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और लिविंग न्यूक्लियोफाइल। लिविंग न्यूक्लियोफाइल मीन्स जो कंपाउंड से बाहर निकल रहा है वो लिविंग हो गया, और जो आ रहा है वो हो गया अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये क्या है, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, किस चीज़ का है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक जनरल तरीका हो गया लिखने का। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल्स पे बात करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल्स पे, तो चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर है कि RX हेलो एल्केन लिए। अब न्यूक्लियोफाइल का कोई एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे OH- मैंने लिया, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया ना इसी की जगह पे। ये तो एक कॉमन लेटर हो गया जिससे रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियोफाइल को। तो लेकिन न्यूक्लियोफाइल तो कोई पर्टिकुलर चीज़ होगा ना, तो वो पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे OH- जैसे हाइड्रोक्सिल आयन लिए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन जब दिखाएंगे तो बस X- बाहर, OH- लग जाएगा, जैसे यहाँ पे ये यहाँ लग गया था, है ना, जस्ट वैसे ही ये यहाँ लग जाएगा। तो R के साथ OH लग गया, अल्कोहल हो गया, और वहाँ पे X- बार हो गया। कोई दिक्कत नहीं समझ गए? चलिए, तो अब इस पे देखा जाए एग्जाम, ये एक जनरल तरीका हो गया एक ये वाला न्यूक्लियोफाइल लेकर के। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अब जैसे कि देखिए CH3Cl ले लिए। अब ये न्यूक्लियोफाइल भी लिख सकते हैं या इससे रिलेटेड कोई कंपाउंड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं वो है एक्वस, जैसे KOH ले सकते थे, NOH ले सकते थे। तो क्या होगा, यहाँ जो OH- है वो यहाँ लग जाएगा और Cl- बाहर निकल जाएगा। तो Cl- और K+ मिलके KCl बना देगा। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे CH3 और OH बन गया और KCl बाहर हो गया। ठीक है, ये इस तरह से होता है रिएक्शन। तो एक्वस KOH यूज़ कर रहे हैं। अगर सपोज हम लोग C2H5Br ले लेते हैं और यहाँ पे एक्वस NaOH ले लिए। ठीक है, एक्वस NaOH, तो वैसे ही Br- निकल जाएगा, OH यहाँ पे आके लग जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा C2H5OH, C2H5OH। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और साइड प्रोडक्ट में NaBr बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शंस आराम से कर सकते हैं। अगर और भी रिएक्शंस देखना है आपको, जैसे कोई साइक्लोएल्केन ले लिए। ठीक है, यहाँ पे Cl ले लिए, एक्वस KOH। तो ये साइक्लोएल्केन है, साइक्लोहेक्सेन है ना, तो Cl- निकला, OH चला गया। सेम उसी तरह से रिएक्शंस है। सॉरी, यहाँ पर ऐसे है ना। ठीक है, तो ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, और जब हम लोग इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो क्या होगा, Cl- हट जाएगा और OH वहाँ पर आकर के लग जाएगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा ये मिलेगा और KCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना होगा, जैसे हेलोअरीन्स यानी कि बेंजीन से डायरेक्टली लगा हुआ है हेलोजन। ठीक है, तो हेलोअरीन्स वाले केस में क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेजोनेंस +R इफेक्ट होता है, पॉजिटिव रेजोनेंस। तो पॉजिटिव रेजोनेंस के चलते क्या होगा
कार्बन जो है बेंजीन का और हैलोजन, उसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है और उसके चलते वो बॉन्ड का लेंथ थोड़ा शॉर्ट हो जाता है और बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, जिस रीज़न से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से हैलाइड आयन को वहाँ से बाहर नहीं निकाल पाता है और इसलिए हैलोअरीन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं पहले की क्लासेस में, जैसे ये बेंजीन, ठीक है, और मैं कोई भी एक्स ले लिया तो हैलोअरीन हो गया। अब अगर हम लोग सोचते हैं सिंपली कि एक्वस KOH या NaOH डाल दें और ये रिएक्शन हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम लोगों को एक्चुअली यहाँ पे कुछ कंडीशंस मेंशन करना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर कंडीशंस पे ये रिएक्शन हो पाता है, और अदरवाइज अगर हम ऐसे सोचेंगे कि हैलोअरीन लेते हैं, जैसे हम लोगों ने हैलो एल्केन लिया है RX, उसी तरह से R की जगह पे बेंजीन लिए और ऐसे रिएक्शन करवा दें, तो ऐसा नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो हैलोजन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2, 4, 6, और ये 1 इलेक्ट्रॉन 7, और यहाँ का जो कार्बन है उसके 1 इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड पेयर बना चुका है। तो इस हैलोजन पे 6 लोन पेयर्स हैं और ये लोन पेयर्स इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस में होगा, और इसको हम लोग +R इफेक्ट कहते हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो इससे क्या होता है, इससे ये होगा कि ये बॉन्ड तो इधर आ जाएगा ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, बाकी तो लोन पेयर जो है वो तो है ही, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और फिर यहाँ चाहे यहाँ जो भी डबल बॉन्ड है वो घूमेगा, मान लेते हैं यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो उठ के इधर आ गया, तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, और ऐसे। तो कहने का मतलब ये जो +R इफेक्ट है उसके चलते क्या हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप कर जा रहा है और ये फिर घूमता रहेगा मॉलिक्यूल्स में, उसका डिलोकलाइजेशन होगा, ठीक है, रेजोनेंस कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसके चलते क्या हो जाता है कि ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड अपीयर कर जाता है और जिसके चलते क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, और इस रीज़न से ये नहीं टूट पाएगा और आसानी से ये रिएक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। एक क्लास में हम लोग इस पे बात करेंगे, और भी रीजंस हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि क्यों हैलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं शो कर पाता है, इस पर हम लोग और बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल एक टाइप ऑफ जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हम लोगों ने डिस्कस किया, एक्वस KOH या एक्वस NaOH दे करके, ठीक है। जो दूसरा एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, हम कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे और ठीक है, हम यहाँ पे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, जैसे हेलो एल्केन ले लिए, ठीक है, और इसमें कोई एल्कोक्साइड आयन सपोज करते हैं R- कर देते हैं, ठीक है, और इस पर एक नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, ठीक। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होता है और इस रिएक्शन को हम लोग बाद में फिर दोबारा हम लोगों को पढ़ना है अलग चैप्टर में। तो कैसे होगा, ये तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो R ये X निकल जाएगा यहाँ से और न्यूक्लियोफाइल जा करके इस पर अटैक कर देगा, तो इसलिए R के साथ ये OR- लग गया और ये X- बाहर हो गया, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। इस तरह से ये जो बनता है कंपाउंड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर, एक फंक्शनल ग्रुप है ईथर। तो ईथर कंपाउंड इस तरह से बनता है और ये रिएक्शन हम लोग बाद में फिर से पढ़ेंगे कि इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर। सॉरी,
विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे अगर कोई कंपाउंड ले लें तो NaOCH3 सेम एल्काइल ग्रुप हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड जैसे बोलते हैं, तो यहाँ मिथाइल लिया गया है इसलिए मिथॉक्साइड हो जाएगा, तो सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक है, बेसिक मीडियम कंडीशन में ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया मान लेते हैं, तो वो भी एक बेसिक मीडियम ही प्रोवाइड करता है। उसका जो सॉल्यूशन होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। ओके, तो कैसे होगा, Cl निकल जाएगा बाहर और ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये यहाँ पे आके लग जाएगा, तो CH3OCH3 और यहाँ पे Na और Cl, तो NaCl बाहर हो जाएगा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी मीथेन। याद होगा इथर्स का नेमिंग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले की क्लासेस में। मिथॉक्सी मीथेन, कॉमन नेम डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, इस तरह से करते हैं। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं हम लोग, जैसे CH3CH2Br। यहाँ पे अगर डिफरेंट रखना है एल्काइल ग्रुप तो ऐसे ही ले लिए, यहाँ इथाइल है यहाँ पे मिथाइल है, बेसिक मीडियम कंडीशन डाल देते हैं तो वैसे ही OCH3 आके यहाँ पे लग जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया CH3CH2 और OCH3, ईथर बन गया। बाहर क्या निकला, NaBr, ये बाहर निकल गया। ठीक है, इस तरह से अगर हम ये करें CH3CH2I और NaOC2H5 ये भी ले सकते हैं। सोडियम इथॉक्साइड बोलेंगे इसको, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो कैसे रिएक्शन होगा, NaBr बाहर NaI बाहर निकल जाएगा और OC2H5 यहाँ पे लग जाएगा, CH3CH2O, फिर और ये बाहर हो गया। इस तरह से हम लोग को ये मिल गया डाई इथाइल ईथर। इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है, तो 2 इथाइल हो गया, डाई इथाइल ईथर। ये इसका कॉमन नेम हो गया जो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। और यूपैक नेम जब बात करेंगे तो इथॉक्सी ईथेन। आपको एक बार ईथर का नेमिंग रिवाइज कर लेना है, वो आप कर लेंगे तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे अगर नेमिंग में कन्फ्यूजन होगा तो फिर दिक्कत होगी प्रोडक्ट्स बताने में। ठीक है, इस तरह से हम लोग आराम से ये रिएक्शंस कर सकते हैं। हम लोग चाहें तो हैलो एल्केन्स भी ले सकते हैं, और ऐसे जब हम लोग अलग चैप्टर में ये पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल में पढ़ना है हम लोगों को, तो वहाँ पे और डिटेल में समझ पाएंगे कि क्या कंडीशंस और कुछ होना चाहिए। बट एक जनरल वे में ये हमारा विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शंस था जिससे हम लोग ईथर बनाते हैं। तो ये भी जो ईथर बन रहा है वहाँ पे हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि हैलाइड आयन बाहर निकलता है और एल्कोक्साइड आयन जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है वो जा कर के वहाँ सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो ऑब्वियस है कि ये भी रिएक्शन जो है वो एक विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर जो है रिएक्शन, ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चाहे तो और 1-2 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं हम लोग इसका, जैसे ये ले लिया मैंने, सपोज ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, और इसको मैंने सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन करा दिया। ठीक है, बेसिक मीडियम डाल दिए, बेसिक मीडियम, है ना। तो NaCl बाहर, OC2H5 यहाँ पे आके लग जाएगा।
ये हो जाएगा OC2H5 और इस तरह से, और ये आपका यहाँ पे NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ये सब समझ सकते हैं यहाँ पे। और थर्ड पे आ सकते हैं, थर्ड टाइप ऑफ, ये हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का डिफरेंट एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो हम लोग ने ए देखा, फिर बी देखा, अब हम लोग सी देखते हैं। इसमें देखिए क्या है कि कोई हेलोएल्केन जैसे है, एक दूसरे तरह का न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि साइनाइड आयन ले लिए। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो इसका जब रिएक्शन कराएंगे तो ये इधर और न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, तो R के साथ ये न्यूक्लियोफाइल लग गया और यहाँ पे X- बार हो गया। तो इस तरह से ये नाइट्राइल, इसका यूपेक नेम क्या होगा, नाइट्राइल। जितना ये कार्बन और ये कार्बन मिला के काउंट कर लेते हैं, जितना होता है वो एल्केन पूरा लिखते हैं और नाइट्राइल। यूपेक नेम लिखने का ये तरीका है इसका। कॉमन नेम जब बोलेंगे तो एल्काइल साइनाइड बोलते हैं। एल्काइल में सिर्फ ये वाला पार्ट लिया जाता है ना, ये R जो भी रहेगा वो एल्काइल हो जाएगा। CN ग्रुप साइनाइड लिख दिए, तो इस तरह से एल्काइल साइनाइड हो गया। एल्केन नाइट्राइल यूपेक में, एल्काइल साइनाइड कॉमन नेम। ध्यान क्या रखना है, एल्केन नाइट्राइल जब बोलते हैं तो नाइट्राइल सिर्फ इसके लिए बोल रहे हैं और एल्केन पूरा हम इसके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, R और C उसके लिए बोल रहे हैं पूरा। ठीक है ना। और एल्काइल साइनाइड जब हम लोग बोलते हैं, हम लोग जो एल्काइल साइनाइड जब बोल रहे हैं, एल्काइल साइनाइड जब बोल रहे हैं तो R, ये R है और ये CN है, साइनाइड। ठीक है, तो ये एल्काइल साइनाइड हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो अब जो है रिएक्शंस का एग्जांपल्स अगर हम लोग देख लें, यहाँ पे एक देख लेते हैं। तो जैसे CH3Cl प्लस अल्कोहलिक KCN। ठीक है, CH3Cl और अल्कोहलिक KCN। तो यहाँ पे एक चीज़ और हम लोगों को नोटिस करना होगा, ये अल्कोहलिक लिया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, Cl माइनस निकलेगा और ये CN माइनस यहाँ पे आके लग जाएगा, तो CH3CN हो जाता है। ठीक है, CN माइनस यहाँ पे आके लग गया है ना, और बाहर क्या निकल जाएगा, KCl। ठीक है, सेम इसी तरह से हम लोग ये रिएक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का।